स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक 2014 की ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप। कहानी की शुरुआत में क्रिस्टीन बिस्तर पर किसी के साथ जागती है। वह उठती है, कुछ कपड़े उठाती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम की एक दीवार पर उसकी और एक आदमी की कई तस्वीरें लगी हुई हैं। वह अपनी उंगली पर शादी की अंगूठी देखती है और बाहर जाती है, जहां वही आदमी बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और अब वह साल की हो चुकी है। जब वह तैयार हो रही होती है तो वह उसे समझाता है कि 14 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसे चोटें आई थीं, जिससे उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वह दिन भर की जानकारी तो जमा कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह सोती है सारी यादें गायब हो जाती हैं और जब वह उठती है तो उसे लगता है कि वह अपनी 20 की उम्र में है। वह उससे भरोसा करने को कहता है, लेकिन वह डरी हुई है। नाश्ते के दौरान वह उसे उनके जीवन और शादी के बारे में बताता रहता है। काम पर जाने से पहले बेन उसे उन चीजों की लिस्ट दिखाता है जो उसे चाहिए हो सकती हैं और वह कहाँ रखी है। वह एक नोट देखती है जिसमें लिखा होता है कि उसे बैग पैक करना चाहिए। बेन उसे बताता है कि वह उसे उनकी एनिवर्सरी के लिए कहीं ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली होती है और वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है जब फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ की आवाज डॉक्टर नैश की होती है, जो उसके साथ उसकी याददाश्त वापस लाने पर काम कर रहा होता है। वह बताता है कि बेन को शायद यह नहीं पता कि वह एक डॉक्टर से मिल रही है। फिर वह उसे बताता है कि अलमारी के पीछे एक शू बॉक्स ढूंढे। क्रिस्टीन बॉक्स खोलती है और अंदर एक कैमरा पाती है। नैश उसे कैमरा ऑन करने को कहता है। कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वह अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बात करती है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टीन डॉक्टर नैश के साथ कार में होती है, जो यह स्वीकार करता है कि उनका प्रोफेशनल रिश्ता कुछ असामान्य है, क्योंकि वह उसे घर से लाता है और बेन को बताए बिना उसे देखता है। क्रिस्टीन डरी और भ्रमित होती है। वे एक पार्किंग में पहुंचते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि उसने उसे 6 महीने पहले ढूंढा था। वह बताता है कि वह एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और उस अमनेसिया के प्रकार पर एक पेपर तैयार कर रहा है जो क्रिस्टीन को है, इसलिए वह मुफ्त में यह काम करने के लिए तैयार था। नैश उसे बताता है कि भले ही उसने अगले दिन फोन करने पर यह याद नहीं किया कि वह कौन है, फिर भी उसने उसके साथ काम करने के लिए सहमति जताई। क्रिस्टीन ने अपने पति से एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करने का जिक्र किया था, लेकिन वह इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि पहले हुए थेरेपी से कोई फायदा नहीं हुआ था। डॉक्टर नैश उसे कैमरा देता है और कहता है कि वह एक विजुअल डायरी रखे। डॉक्टर नैश उसे बताता है कि उसकी चोटें 10 साल पहले एक बर्बर हमले के दौरान लगी थीं, जो सिर पर कई वारों की वजह से हुई थी। क्रिस्टीन उलझन में है क्योंकि बेन ने उसे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। डॉक्टर उसे हमले के बारे में समाचार लेख दिखाता है और वह सोचती है कि कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। डॉक्टर समझाता है कि कोई वास्तव में नहीं जानता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वे बाहर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताता है कि कैमरे के बारे में बेन को न बताए, ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। वह उसे बताता है कि कैमरा कहाँ छिपाना है और यह भी कहता है कि वह सुबह उसे याद दिलाने के लिए फोन करेगा। क्रिस्टीन इस योजना के लिए सहमत हो जाती है। उसी रात जब बेन उनके लिए कोको तैयार कर रहा होता है, तो क्रिस्टीन बाथरूम में जाकर अपने वीडियो डायरी में पहली एंट्री रिकॉर्ड करती है। वह अपनी याददाश्त के बारे में बताती है, लेकिन जैसे ही उसे बेन के आने की आवाज सुनाई देती है, वह कैमरे को छिपाकर बिस्तर में चली जाती है और सोने का नाटक करती है। अगली सुबह क्रिस्टीन बेन के पास उठती है, जो सोने का नाटक कर रहा होता है। वे फिर से अपनी याददाश्त और जीवन के बारे में वही बातचीत करते हैं। क्रिस्टीन समझ नहीं पाती कि वह दिन भर क्या करती है और कुछ निराश दिखती है। बाद में वह फिर से डॉक्टर के साथ कार में होती है और वीडियो देख रही होती है। क्रिस्टीन कहती है कि अगर यह रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वह बेन की हर बात पर यकीन कर लेती, जैसे कि कार एक्सीडेंट की कहानी। वह सोचती है कि और किन बातों में बेन उससे झूठ बोल रहा है। डॉक्टर नैश कहता है कि वह घर के फोन पर कॉल करने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्रिस्टीन उससे कहती है कि वह हमेशा डरना नहीं चाहती और पूछती है कि क्या वह इलाज जो नैश कर रहा है काम करेगा। डॉक्टर नैश समझाता है कि दुर्लभ मामलों में हमले की जगह पर वापस जाना याददाश्त को उत्तेजित करने में मदद करता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य क्रिस्टीन के साथ विश्वास स्थापित करना है। जब वे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं तो वे वहां के केयरटेकर से मिलते हैं, जो उन्हें उस जगह पर ले जाता है। वह खून से लथपथ थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। कार में वापस उसने नैश से पूछा कि वह एयरपोर्ट के पास क्या कर रही थी। वह उसे बताता है कि उस इलाके में कई होटल हैं और इशारा करता है कि शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। मेडिकल रिपोर्ट में शारीरिक संबंध के संकेत मिले थे। उसने नैश से पूछा कि क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था,
लेकिन डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। क्रिस्टीन को यकीन नहीं होता कि वह धोखा दे सकती है। बाद में वह बाथरूम में कह रही होती है कि उसे याद करना ही होगा कि क्या हुआ था, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वह बच्चों के खेलने की आवाजें सुनती है और जाकर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। उस रात वह शॉवर लेने जाती है और बेन उसके साथ आ जाता है और उसे किस करने लगता है। जैसे ही वे शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे एक आदमी की याद आती है जिसके जबड़े पर एक निशान होता है। वे साथ में सो जाते हैं और क्रिस्टीन को होटल के कमरे और उस हमले का सपना आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश क्रिस्टीन पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। वह उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिन्हें उसे पहचानना होता है। तस्वीरें देखकर वह परेशान हो जाती है और एमआरआई के दौरान पैनिक बटन दबा देती है। बाद में वे वेटिंग रूम में बात करते हैं और वह उसे बताता है कि कुछ तस्वीरें तो सामान्य थीं, लेकिन कुछ उनकी फाइल से थीं। उसने जो तस्वीर दिखाई, उसने क्रिस्टीन के मस्तिष्क में एक विशिष्ट प्रतिक्रिया पैदा की थी। क्रिस्टीन को यह नहीं पता चलता कि तस्वीर में दिख रही महिला कौन है, जबकि नाम साफ साफ लिखा हुआ होता है। उसी रात डिनर के दौरान वह बेन से क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि उसे क्लेयर के बारे में ज्यादा याद नहीं है और पूछता है कि क्रिस्टीन यह सब क्यों पूछ रही है। जब वह बताती है कि उसे कुछ याद आया है, तो बेन उसकी यादों को लेकर उत्सुक हो जाता है। वह उसे कुछ बातें बताती है, ज्यादातर तस्वीर से जुड़ी। बेन उसे बताता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने क्लेयर को याद किया है। बेन कहता है कि वे कभी दोस्त थे, लेकिन क्लेयर दूर चली गई और अब यह कोई मायने नहीं रखता। क्रिस्टीन जोर देती है कि यह मायने रखता है। बेन एक बॉक्स लाता है जिसमें उसकी और क्लेयर की तस्वीरें होती हैं, जो उसने अपने स्टडी रूम में रखी होती हैं। वह पूछती है कि उसने ये तस्वीरें उससे क्यों छिपाई। बेन समझाता है कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह उसे इस सच्चाई से बचा सके कि उसकी दोस्त उसकी स्थिति को नहीं संभाल सकी। क्रिस्टीन ने बेन से पूछा कि वह उस पर कैसे भरोसा कर सकती है जब वह उससे चीजें छिपा रहा है, लेकिन बेन उसे बताता है कि वह हमेशा सब कुछ संभाल लेगा। बाद में क्रिस्टीन एक नई रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वह कहती है कि बेन उससे क्लेयर को छिपा रहा है और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद वह देखती है कि उसने बाथरूम में क्लेयर की तस्वीरें ले ली हैं। नैश क्रिस्टीन को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ फिर से समझाते हैं। वह पिछले दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें उसने कहा था कि बेन पर भरोसा न करे। फिर जब वह झूम करती है तो देखती है कि जो तस्वीरें पहले वहां थीं, वे अब गायब हो चुकी हैं। वह गुस्से में आ जाती है और बेन के स्टडी रूम में कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक चाबी मिलती है जो उसे तस्वीरों तक ले जाती है। उन तस्वीरों को पलटते हुए उसे क्लेयर की याद आती है जब उसने बताया था कि वह गर्भवती है। वह जल्दी से बाथरूम की तस्वीरें और एल्बम की तस्वीरें जांचती है, लेकिन बच्चे का कोई सबूत नहीं मिलता। क्रिस्टीन अपने पेट की जांच करती है और स्ट्रेच मार्क्स देखती है, जिससे उसे अपने बेटे के साथ हुई एक बातचीत याद आती है। वह बेन को फोन करती है और उससे उनके बच्चे के बारे में पूछती है। बेन तुरंत घर आ जाता है। क्रिस्टीन परेशान होती है और जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाता है और बताता है कि उनका बेटा मर चुका है। घर के अंदर आने के बाद वह उसे बताता है कि उनका बेटा 9 साल की उम्र से पहले मेनिंजाइटिस के कारण मर गया था। वह एक और बॉक्स लाता है जिसे उसने इसलिए छिपाकर रखा था ताकि क्रिस्टीन खुद से उस पर न पहुंच जाए, और उसे उनके बेटे एडम की एक बेबी फोटो दिखाता है। क्रिस्टीन रोने लगती है, लेकिन उसे उसका कोई भी अंश याद नहीं आता। जब वह तस्वीरों को देख रही होती है तो उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट और एडम की लिखावट में एक नोट दिखता है। बेन फिर तस्वीरें वापस ले लेता है। बाद में क्रिस्टीन एक और वीडियो बनाती है जिसमें वह कहती है कि हालांकि बेन के लिए यह दुख नया नहीं है, लेकिन उसके लिए यह हर दिन नया होगा और बाकी की जिंदगी में हर दिन उसे यह दुख झेलना होगा। क्रिस्टीन को फिर से उस आदमी के बारे में बुरा सपना आता है जिसके चेहरे पर निशान है और जिसने उस पर हमला किया था। वह डर से जाग जाती है। फिर एडम के बारे में अपनी रिकॉर्डिंग देखती है और रोने लगती है। क्रिस्टीन बाथरूम में लगी तस्वीरों की दीवार को हटाने लगती है। जब वह फिर से नैश से बात करती है तो वह पूछती है कि क्या उसे उसके बेटे के बारे में पता था। नैश बताता है कि उन्होंने पहले भी उसके बेटे के बारे में बात की थी। क्रिस्टीन अब सोचने लगी है, शायद यह बेहतर है कि वह सब कुछ न सीखे। क्रिस्टीन ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वे कुछ देर वहीं बैठ सकते हैं। फिर पूछा कि क्या उसे बेन को थेरेपी के बारे में बताना चाहिए। उस रात वह और बेन फिर से एडम के बारे में बात करते हैं। वह पूछती है कि क्या वह हादसे से पहले एक अच्छी माँ थी। बेन कहता है कि उसने एडम से बहुत प्यार किया था और कुछ पल के लिए क्रिस्टीन को उसकी याद आ जाती है। क्रिस्टीन कहती है कि वह समझती है कि बेन के लिए यह सब बार बार सहन करना कितना कठिन होगा, लेकिन वह उसे फिर से उनके बेटे के बारे में कुछ न छिपाने के लिए कहती है। बेन उससे माफी मांगता है। उस रात क्रिस्टीन को फिर से एक बुरा सपना आता है
वह एक होटल में होती है और उसे वहां उसका बेटा दिखाई देता है। वह एक नोट पाती है जिसमें माई गॉड नाम लिखा होता है और उसे फिर से उस आदमी का चेहरा याद आता है जिसके चेहरे पर निशान था। अंत में उसे हमले के कुछ हिस्से याद आते हैं। क्रिस्टीन जागती है और फिर से सब कुछ भूल जाती है। क्रिस्टीन डॉक्टर नैश के साथ कार में होती है जब वे रुकते हैं। वह उसे माइक का नाम बताती है और कहती है कि वही आदमी था जिसने उस पर हमला किया था। डॉक्टर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे चूमने के लिए झुकता है। तभी क्रिस्टीन देखती है कि उसका नाम माइक है और उसे याद आता है कि उसने होटल के कमरे में उस पर हमला किया था। वह कार से भाग जाती है। माइक अपनी कार की डिक्की से एक सिरिंज निकालता है और उसके पीछे दौड़ता है। आखिरकार उसे पकड़ लेता है। बाद में क्रिस्टीन अपने सोफे पर होती है जब उसका फोन बजता है। वह डॉक्टर नैश का कॉल उठाती है जो उसे बताता है कि उसने उसे शांत करने के लिए एक दवा दी थी, उसे सुलाने के लिए नहीं। वह उसे बताता है कि वह भ्रमित थी और सभी संदेह और डर उस पर डाल रही थी। फोन रखने से पहले वह कहता है कि उसे बेन के बारे में कुछ पता चला है जिसे वह उसे व्यक्तिगत रूप से बताएगा। बेन घर आता है और वे साथ में डिनर करते हैं। वह पूछता है कि जब उसने उसे कॉल करने की कोशिश की थी तब वह किससे बात कर रही थी। क्रिस्टीन झूठ बोलती है कि वह उसी से बात कर रही थी। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को सुन रही होती है जो समझा रहे होते हैं कि ऐसे मरीज जो किर्क की तरह होते हैं अपने मनोचिकित्सक के प्रति भावनाएं विकसित कर सकते हैं। वह कहता है कि कम ही ऐसा होता है कि एक मनोचिकित्सक अपने मरीज के प्रति भावनाएं विकसित कर ले। वह यह भी कहता है कि यह अनप्रोफेशनल है। क्रिस्टीन सोचती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है और वे प्रगति कर रहे हैं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह उसे एक सहकर्मी डॉक्टर के पास रेफर करेंगे। नैश सोचते हैं कि उसका आगे इलाज करना अनैतिक होगा, लेकिन उनका मानना है कि उसकी प्रगति साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उसने उस सुबह उनकी कॉल से पहले ही रिकॉर्डिंग देखने की बात याद की थी। फिर नैश उसे बताता है कि उसने यह पता लगाया है कि बेन को एक मानसिक अस्पताल से नर्सिंग होम में ट्रांसफर किया गया था। डॉक्टर ने किसी तरह से प्रशासक से बात की जिसने बताया कि उसकी दोस्त क्लेयर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। नैश को क्लेयर का नंबर भी मिल जाता है। प्रशासक ने यह भी बताया कि बेन ने कई साल पहले उससे तलाक ले लिया था। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करती है और उसे एक संदेश छोड़ती है कि उसे उससे बात करनी है। वह बेन से उसके काम पर मिलने जाती है। जब वह उससे पूछती है कि क्या उनका तलाक हो चुका है तो वह गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्रिस्टीन सच्चाई जानने के लिए जोर देती है। बेन बताता है कि यह सब उनके बेटे की मौत के कारण हुआ था। पहले वह उससे दूर चला गया था, लेकिन वह वापस आ गया और कहता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। उसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को वापस कॉल करती है। उसे क्लेयर के बारे में कुछ बातें याद आने लगती हैं जब क्लेयर उसे बताती है कि वह नर्सिंग होम में लगातार कॉल करती रहती थी जहां क्रिस्टीन को रखा गया था। क्लेयर कहती है कि वह उसे बहुत याद करती है और उसे देखना चाहती है। वे 1 घंटे बाद एक ऑब्जर्वेटरी में मिलने का प्लान बनाते हैं। क्रिस्टीन क्लेयर से मिलने जाती है और बेंच पर उसका इंतजार करती है। जब क्लेयर आती है तो क्रिस्टीन उसे पहचान लेती है। वे एक दूसरे को बहुत याद कर रही थीं। क्रिस्टीन क्लेयर से पूछती है कि क्या वह एक अच्छी माँ थी और क्लेयर जवाब देती है कि वह बहुत अच्छी माँ थी और बेन भी एक अच्छा पिता था। क्रिस्टीन अपनी दोस्त से पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वे एक ड्रिंक लेने जाते हैं और क्लेयर उसे बताती है कि शायद वह किसी के साथ अफेयर कर रही थी। उसने अंततः ये बात उसे कबूल की थी, लेकिन उस आदमी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। क्लेयर माफी मांगती है कि उसने बेन को यह सब बता दिया, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह पहले ही पुलिस को बता चुकी थी। क्रिस्टीन को लगता है कि यही वजह है कि बेन ने उससे कभी कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि क्लेयर के बारे में भी नहीं। क्लेयर उसे बताती है कि उसके एक्सीडेंट के बाद वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने साथ में काफी समय बिताया। अंततः वे एक साथ सोए थे, जिसके बाद क्लेयर ने उनसे दूर रहने का फैसला किया। जाने से पहले क्लेयर उसे वह नोट देती है जो बेन ने उसके लिए छोड़ा था। क्रिस्टीन कभी उस नोट को पढ़ने और समझने में सक्षम नहीं हो पाई थी, लेकिन उसमें उन कारणों की व्याख्या की गई थी कि बेन ने उसे क्यों छोड़ा था। उस पत्र में लिखा था कि मुख्य कारण उनके बेटे की खुशी और भलाई थी, जो अब और उसे इस स्थिति में नहीं देख सकता था। क्रिस्टीन पत्र खत्म करती है तभी बेन घर पहुंचता है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से बात कर रही होती है और कहती है कि जब तक वह यह वीडियो देखेगा तब तक उसे सब कुछ पता चल जाएगा, जिसमें यह भी शामिल है कि वह केवल उसी से प्यार करती है। बाद में क्रिस्टीन बेन को वह वीडियो दिखाती है जो उसने उसके लिए रिकॉर्ड किया था और उसे पिछली कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताने लगती है। वह उसे डॉक्टर नैश के बारे में बताती है और बेन इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि उसने यह सब उससे छिपाया।
जब वह कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया और वह उससे प्यार करती है तो वह उसे गले लगाता है। क्रिस्टीन क्लेयर को फोन करती है और उसे बताती है कि बेन के साथ क्या हुआ। क्लेयर कहती है कि वह बेन को फोन करेगी और फिर क्रिस्टीन को तुरंत वापस कॉल करेगी। इस बीच क्रिस्टीन एक और वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह कहती है कि उसने उसे मारा था। फिर क्लेयर उसे वापस कॉल करती है और बताती है कि बेन अकेला रह रहा है और उसने 4 साल से क्रिस्टीन को नहीं देखा। वह क्रिस्टीन से उसे उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कहती है जिसके साथ वह रह रही है और उनके विवरण मेल नहीं खाते। क्लेयर बताती है कि बेन के चेहरे के किनारे एक निशान है और क्रिस्टीन को अचानक फ्लैशबैक आता है। वह बाथरूम में जाकर तस्वीरों को देखती है कि क्या बेन के चेहरे पर निशान है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं दिखता। क्लेयर उसे बताती है कि जिसके साथ वह रह रही है वह बेन नहीं है। अचानक क्रिस्टीन देखती है कि दीवार पर लगी सभी तस्वीरें बदली हुई हैं। उसे हमले की यादें आने लगती हैं और वह क्लेयर से मदद की भीख मांगती है, लेकिन उसे अपना पता याद नहीं आता। क्लेयर उसे खुद पता लगाने के लिए कहती है, तभी बेन अंदर आने की कोशिश करता है। उसे हमले का एक और फ्लैशबैक आता है। फिर वह दरवाजा खोलती है, लेकिन बेन वहां नहीं होता। क्रिस्टीन सीढ़ियों से नीचे उतरती है और मुख्य दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है। वह पिछले दरवाजे की चाबी ढूंढती है और घर से बाहर निकलती है। तभी बेन उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह क्रिस्टीन बिस्तर पर बेन के साथ जागती है। वह बाथरूम में जाती है और वहां तस्वीरें देखती है। फिर बाहर आती है और देखती है कि बेन बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसे बताता है कि वे कई सालों से एक साथ हैं। जब बेन घर से बाहर चला जाता है, डॉक्टर उसे कॉल करता है और कैमरा खोजने के लिए कहता है। वह केवल वही वीडियो देख पाती है जिसमें उसने कहा था कि वह बेन से प्यार करती है। इसके बाद उसे अपने गाल पर एक चोट का निशान दिखाई देता है। तभी फोन की घंटी बजती है। इस बार बेन उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। उसके पास उसका मोबाइल फोन है जिसे क्लेयर ने संपर्क करने की कोशिश की थी। बेन उसे उसकी सालगिरह के लिए पैकिंग करने की याद दिलाता है। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। बाद में डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है जब उसे मुख्य रिसेप्शन से बुलाया जाता है। बेन उससे मिलता है और अपना परिचय देता है। नैश पूछता है कि क्रिस्टीन कैसी है और बेन उसे दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन और क्रिस्टीन हवाई अड्डे के पास एक होटल में जाते हैं। वह पूछती है कि क्या यह वाकई उनकी सालगिरह है और वह कहता है कि यह उनकी शादी की सालगिरह नहीं है, बल्कि किसी और तरह की सालगिरह है। क्रिस्टीन समझ नहीं पाती कि उसने उसे वहां क्यों लाया। वह उसे शैंपेन का एक गिलास देता है और कहता है कि वह चाहता है कि उसे अपने हमले की याद आए। अचानक उसे याद आता है कि वास्तव में वह आदमी माइक है। वह पूछती है कि बेन कहाँ है और माइक उसे बताता है कि उसका असली पति उसे छोड़ गया था। माइक बताता है कि उसने उसे फर्जी दस्तावेजों से नर्सिंग होम से बाहर निकाला था, यह सोचकर कि वह उसकी देखभाल करेगा, लेकिन अब वह झूठ बोलकर थक गया है और चाहता है कि उसे सब कुछ याद आए। क्रिस्टीन को उस रात की याद आती है जब उसने उस पर हमला किया था। माइक उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ने से मना करता है। वह डर जाती है क्योंकि उसे उस रात की कई बातें याद आने लगती हैं। माइक उससे विनती करता है कि वह न जाए, लेकिन जब वह बाहर जाने की कोशिश करती है तो माइक उसे फिर से मारता है। वह उसे धमकाता है कि वे दोनों एक साथ वहां से जाएंगे या फिर कोई भी नहीं जाएगा। फिर वह उसके कैमरे से सभी रिकॉर्डिंग हटाना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि अब वह आजाद है। माइक उससे कहता है कि वह उसे किस करे और वह डर के मारे ऐसा करती है। माइक उससे कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना होगा क्योंकि उन्होंने उसे भुला दिया है। क्रिस्टीन को एहसास होता है कि उसका बेटा एडम मरा नहीं है। माइक उसे फिर से मारने लगता है। वह लड़ाई करती है, लेकिन माइक उसे हरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। किसी तरह क्रिस्टीन उसे चाकू मारती है और भागने की कोशिश करती है। माइक फिर उसे पकड़ लेता है, लेकिन आखिरकार क्रिस्टीन उसे बेहोश कर देती है और कमरे से भाग जाती है। वह फायर अलार्म चालू कर देती है। होटल के चारों ओर एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। क्रिस्टीन एम्बुलेंस के पीछे बैठी होती है, रिकॉर्डिंग कर रही होती है। नए वीडियो में बताया गया है कि उसके साथ क्या हुआ। बाद में डॉक्टर नैश उसके अस्पताल के कमरे में आते हैं और उसे जगाते हैं, बताते हैं कि वह उसका दोस्त है, न कि उसका डॉक्टर, क्योंकि उसे किसी की देखभाल की जरूरत है। क्लेयर उसे लेने आएगी और उसे घर ले जाएगी। वह उससे पूछते हैं कि क्या उसे क्लेयर याद है। क्रिस्टीन कहती है कि उसे याद है। नैश उससे बात करना जारी रखते हैं और बताते हैं कि माइकल उसे जो कुछ भी किया उसके लिए लंबे समय तक जेल में रहेगा। फिर वह उसे बताते हैं कि उसके लिए एक आगंतुक है जो उसकी चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। नैश दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं और बेन, उसका असली पूर्व पति, दरवाजे पर आता है। डॉक्टर नैश उसे कमरे के अंदर आने देते हैं। वह उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वह बेन है
और अगर उन्हें पता होता कि वह खतरे में है तो वह कभी दूर नहीं जाते। वह बैठते हैं और उसे एडम के बारे में बताते हैं। बेन कहता है कि दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। बेन बाहर जाता है और फिर एडम कमरे में आता है और अपनी माँ के पास जाता है। वह उसे अपना परिचय देता है और क्रिस्टीन उसे याद करती है। वह कुछ ऐसा कहने लगती है जो वह जब छोटा था तब उसे कहा करती थी। क्रिस्टीन याद करती है और अंत में वे गले मिलते हैं, जबकि वह कहती है कि वह उसका एडम है। वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।